नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। G7 की बैठक में भारत की अहमियत पूरी दुनिया ने देखी। भारत ने आउटरीच सेशन में ग्लोबल साउथ, ऊर्जा, आईटी, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनवायरनमेंट सहित तमाम मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की बात कही। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार मजबूती से अपनी बात कहता चला आ रहा है। G20 में अफ्रीकी देशों को अहमियत देकर भारत ने ग्लोबल साउथ के एजेंडे को फिर से आगे बढ़ा लिया है। वहीं G7 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ के मुद्दे को इंटरनेशनल स्टेज पर रखना हमारा दायित्व है। भारत को लगातार G7 की बैठकों में बुलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक भारत इसका सदस्य नहीं है। आज मुकाबला में हमारा सवाल है कि G7 कब होगा G8? G7 बैठक में लगातार निमंत्रण, क्या सदस्य बनने का मिलेगा न्योता भारत को? ग्लोबल साउथ का एजेंडा दुनिया ने माना है भारत का लोहा। हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो फॉर्मर रिसर्च फेलो हैं इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में। ब्रह्मा चिलानी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। अशोक सज्जनहार, फॉर्मर एम्बेसडर। और डॉक्टर अमन चुग हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स और इकोनॉमिक्स गुरु। और हर्ष वी पंत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एट ORF। एम्बेसडर सज्जनहार, मैं आपके पास आऊँगी सबसे पहले। एक तरह से जब G20 में भारत ने ग्लोबल G21 बना दिया और जो अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करके एक मैसेजिंग कर दी कि जो डिस्कनेक्ट है वो अब नहीं होना चाहिए, तो इसी तरह से G7 कब तक G7 रहेगा? क्योंकि जो विजिबल डिस्कनेक्ट है ये इकोनॉमीज में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो अब साफ तौर पे दिख रहा है। जी, बहुत धन्यवाद मारिया, मुझे अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। देखिए, मैं कहूँगा ये जो दो आप इक्विवेलेंस ड्रॉ करने का प्रयास कर रही हैं, दिस इज अ फॉल्स इक्विवेलेंस। G20 में अफ्रीकन यूनियन का आना लाजमी था। वहां पर आपने देखा है यूरोपियन यूनियन एक सदस्य है जिसके 27 मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के। यहाँ पर अफ्रीका में अफ्रीकन यूनियन रिप्रेजेंट कर रहा है 50 से ज्यादा देशों को, और वो उनके जो मुद्दे हैं जो दुनिया में आप देखिए, अगर युद्ध होता है, कोविड-19 होता है, रूस यूक्रेन का, सबसे बुरा असर वहां पर डेवलपिंग कंट्रीज पर पड़ता है। और ये जो अफ्रीका के 50 देश हैं सब डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो उनकी जो कंसर्न्स हैं, उनकी जो एंग्जाइटीज है, उनकी जो चिंताएं हैं, उनको G20 के उस पर मंच पर लाना जरूरी था। अब यहां पर जो हम बात करते हैं, ये G7 के जो देश हैं ये 1970 में ये बने थे। अभी 50वीं वर्षगांठ वो मना रहे हैं, तो 1974 में हुआ। दिस इज अ ग्रुपिंग ऑफ रिच कंट्रीज, ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, ऑफ प्रॉस्परस कंट्रीज। आप क्या कहेंगे जो भारत एक रिच और डेवलप्ड कंट्री है? ठीक है, हम 5वीं उस पर अर्थव्यवस्था पर हमारी वो उस पर पहुंच गए हैं और बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र 3री पर पहुंच जाएंगे। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। पर आप अपना पर कैपिटा देखिएगा, 2000 है। 2000 से 3000 हो जाए, 6000 हो जाए, 12000 हो जाए, हम डेवलप्ड कंट्री बनने में हमको अभी समय लगेगा। और डेवलप्ड कंट्री ये जो सब देश है, इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो $50,000 है। तो मैं ये कहूंगा बहुत ही छोटे में, जो एक तो G7 को G8 बनाने का भारत को न्योता मेरे विचार से नहीं आने वाला है, बिकॉज देयर इज अ बिग मिसमैच बिटवीन द टू। और दूसरा, अगर ये न्योता आया भी तो भारत को उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज भारत का एक और अपना अहम रोल है। भारत का रोल है एज अ ब्रिज बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ। We are the voice of the global south and the developing nations. जी, तो अगर वो ब्रिज का रोल अगर भारत अच्छे से निभा रहा है और बार बार न्योता आ रहा है, क्योंकि शायद ये भी एक एक्सेप्टेंस है कि इंडिया को एक सेंस है ओवरऑल कि किस तरह से ग्रोथ है और क्या क्या कंसर्न्स हैं बाकी सब देशों के। इसीलिए ही मेरा सवाल है आपसे ब्रह्मा चिलानी जी, G7 में कनाडा, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस से
बड़ी है भारत की अर्थव्यवस्था, ये भी एक फैक्ट है। उसके अलावा अगर 2030 की बात की जाए, जो एक टारगेट सेट किया गया है, उसमें भी भारत का क्लियर टारगेट है कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो अगर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच में अगर भारत ब्रिज है, तो क्या वो अपना रोल बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता अगर वो इस हाई टेबल का भी पार्ट हो? पहली बात तो ये है कि G7 एक समय G8 था, रूस इसका सदस्य था, मगर रूस को उन्होंने एक्सपेल कर दिया। अब बाकी जो 7 देश रह गए G7 में, उनके बीच में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं। यूएस उनका लीडर है और ये बाकी 6 अमेरिका के अलाइज हैं। तो उनका बहुत ही डीप कनेक्शन है, सिक्योरिटी कनेक्शन, इकोनॉमिक कनेक्शन। और भारत तो एक इंडिपेंडेंट पावर है। जहाँ तक भारत की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का सवाल है, इंडिया मोस्ट लाइकली दिस ईयर विल ओवरटेक जर्मन इकोनॉमी, और आने वाले 2 साल के अंदर इंडिया विल ओवरटेक जापान इकोनॉमी। तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है बहुत ही जल्दी। मगर असली बात यह है कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक फोरम G7 नहीं है, G20। और इंडिया ने लास्ट ईयर G20 समिट होस्ट किया था और बहुत सक्सेसफुली। G20 मेन फोरम है ग्लोबल डिसीजन मेकिंग के लिए। इकोनॉमिक इश्यूज हो, क्लाइमेट चेंज हो, ये डिसीजंस G20 में लिए जाते हैं। और भारत G20 को स्ट्रेंथन करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अफ्रीकन यूनियन को लाके G20 को मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाया भारत ने, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। मगर यूक्रेन के युद्ध के बजाय जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं G20 के फंक्शनिंग में, वो प्रॉब्लम्स हटने चाहिए। उससे G20 एक बहुत ही डायनेमिक, फॉरवर्ड लुकिंग इंस्टीट्यूशन बन सकता है। तो फिर यही मेरा सवाल होगा हर्षपंत से। हर्षपंत, तो फिर G7 का रेलेवेंस क्या है, इफ नॉट जस्ट अ टॉक शॉप? धन्यवाद मारिया। रेलेवेंस देखिए अपने आप में कम ही होता जा रहा है, और इसीलिए जो आउटरीच आप देख रही हैं भारत की तरफ, या जो इटली ने भी आउटरीच करी, जिसमें कि तुर्की को बुलाया और उसके बाद मिडल ईस्ट से देश को बुलाया, अफ्रीकन देशों को बुलाया, तो वो एक लगातार ये कोशिश G7 कर रहा है कि वो कैसे अपनी रेलेवेंस बनाए रखे। जो प्लेटफॉर्म एक समय 70% GDP हुआ करता था, दुनिया का कंट्रोल करता था, वो आज 30% तक पहुंचता जा रहा है, नीचे आ रहा है, पॉपुलेशन वाइज नीचे आ रहा है। किसी भी आप एंगल से उसको अगर किसी भी डिटर्मिनेंट से देखेंगी तो उसमें आपको लगेगा कि इसकी आखिर इसका रोल क्या है। तो रोल मुझे लगता है, जो ब्रह्मा ने कहा कि रोल इसका ये है कि अमेरिका की लीडरशिप में अमेरिका के क्लोज एलाइज एक साथ, जो एक समय सबसे महत्वपूर्ण देश हुआ करते थे, वो आज ग्लोबल गवर्नेंस को अपनी तरह से अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादातर अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। तो उसमें जो आउटरीच G7 करता है भारत जैसे देश के लिए, या जो मध्य पूर्व से देश इस बार शिरकत किया, अफ्रीका मेडिटेरेनियन से देशों ने शिरकत करी, तो उसका एक अपने आप में वो ये कह रहे हैं कि हम इरेलेवेंट होते जा रहे हैं। अगर हम अपने आप को रीइन्वेंट नहीं करेंगे तो हमारे लिए G7 के ये सोच रहा है कि उसके लिए बड़ी मुश्किलात जो है वो बढ़ती जाएंगी। तो मुझे लगता है वो अपनी रेलेवेंस खुद ही खोज रहे हैं, और इरेलेवेंस की तरफ जो बढ़ रहे हैं एज अ ग्लोबल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, नॉट एज अ बायलैटरल प्लेटफॉर्म। वहां पर उनकी रेलेवेंस है, आपस में उनकी जो थिक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स हैं, आपस में उनकी जो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज हैं, वो हमने देखा कि कैसे स्ट्रेटेजिक, अगर आप इश्यूज पर बात करें तो आज भी रूस के लिए, रूस के खिलाफत में वो एक साथ खड़े हैं। चीन के लिए जब मौका आया, अभी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने दोनों ने वहां पे ईवी में जो टैरिफ्स लगाए, एक साथ इकट्ठे होकर लगाए। तो कहीं पर वो जो क्रूशल स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, सामरिक मुद्दे हैं, उस पर वो अभी भी, क्योंकि उनके अंदर आपस में इतनी एक सामंजस्य है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन जहां तक ग्लोबल गवर्नेंस की बात आती है, सवाल है कि अगर भारत की ये सारे नेशंस में जो G7 बनाते हैं, भारत एक ही जो इनवाइटी कंट्री है, उसी के रिश्ते रूस से भी अच्छे हैं और अमेरिका से भी अच्छे हैं।
इनफैक्ट रशियन प्रेसिडेंट से कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का है। तो क्या दुनिया में जो दुश्मनी का दौर चल रहा है उसे खत्म करने के लिए भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है? क्योंकि अगर ग्लोबल रियलिटीज चेंज हो चुकी हैं तो इंडिया का पोजीशन और रिकग्निशन भी तो चेंज हो रहा है और एक्सेप्टेंस भी चेंज हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है, और उसी का नतीजा है कि हमको बार बार ये प्रधानमंत्री 5वीं बार लगातार वहां पहुंचे G7 के समिट में। तो रिकग्निशन ये है कि भारत जैसे देश को आपको अपने पास रखना है, साथ रखना है, क्योंकि जो भारत की जो एंगेजमेंट है अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जो ग्लोबल साउथ की बात हो रही थी अभी, वो ग्लोबल साउथ के लिए एक लिंकेज भारत, ये रिकग्निशन है कि जो पश्चिमी देश हैं उनका नैरेटिव ग्लोबल साउथ में नहीं बन पा रहा है, वो नहीं एक्सेप्ट करवा पा रहे हैं। तो भारत जैसे देश को एक कड़ी के तौर पर वो देख रहे हैं। लेकिन भारत के लिए ये सवाल है कि भारत अगर G7 का फॉर्मल मेंबर बनता है तो उसके नुकसान क्या, भारत को उसका एक पहले तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई न्योता आएगा, लेकिन अगर आएगा तो भारत को सोचना पड़ेगा कि क्या इससे उसको नुकसान, जैसा आपने कहा कि रूस के साथ हमारे अपने इंडिपेंडेंट संबंध हैं, क्या वो रख पाएगा, क्या वो इंडिपेंडेंस जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है अपनी वो उसको मैनेज कर पाएगा? ये सारे सवाल भारत के सामने खड़े होंगे। तो जैसा आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर उसके पास ये संभावना है कि वो आज भी अलग अलग पक्षों के साथ बात कर पाता है। वो संभावना G7 से खत्म हो जाती है। जी डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसी तरह से यूएनएससी के मेंबरशिप के बारे में भी कहा जाता है कि भारत को नेचुरली उसका पार्ट होना चाहिए। G7 के कॉन्टेक्स्ट में भी उसी पर बात होती है। लेकिन क्या जो बहुत सारे इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स हैं, जैसे क्वाड की चर्चा की जाए, क्वाड में भारत एक अहम भूमिका निभाता है। उसी तरह से G20 में लास्ट टाइम भारत होस्ट नेशन था जिसने एक G20 को G21 बना दिया, एक नया डायरेक्शन दिया है कि एक लार्जर कनेक्ट बना रहे, इररेलेवेंट ग्रुपिंग नहीं हो जाए। उसी तरह से अगर हर्ष ये कहते हैं कि अगर न्योता आएगा तो ये भी भारत को सोचना पड़ेगा, ऐसा क्यों? देखिए, मेरा मानना है हो सकता है इस मीटिंग में इनडायरेक्टली न्योता दिया भी गया हो, क्योंकि वो इंडिया को अभी फिलहाल एज ए लीवरेज की तरह ले रहे हैं, एज ए इकोनॉमी की तरह ले रहे हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी या फास्टेस्ट ग्रोइंग, और एज ए हेज टू चाइना, चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना है। और जहाँ तक रशिया की बात है, वो G7 इज इनफ टू हैंडल रशिया। तो हमको जो है चाइना के खिलाफ लाना चाहते हैं वो। क्वाड भी उसी का हिस्सा है, लेकिन क्वाड में जो है बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज़ और बहुत सी ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है, तब उसमें हम गए हैं। हमारा भी इंटरेस्ट उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब रही बात, अगर हम उसमें जाते हैं तो हमारी बहुत सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो उनसे मैच नहीं करती हैं। इस वैल्यूज़ को लेकर हम उनके साथ नहीं खड़े। किस तरह की वैल्यूज़ हैं कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन की बात करते हैं, डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात करते हैं, वार की बात नहीं करते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, इकोनॉमिक सोशलाइजेशन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी का, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा टेक्नोलॉजी सभी के लिए होना चाहिए, इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर ऑल, AI कहा। तो और तमाम जैसे जो है सोलर अलायंस के लिए हमने बात की, बायोफ्यूल की बात की, तमाम तरीके से हम चाहते हैं कि पूरा डेवलप। तो वो नैरेटिव ये G7 को एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट है, क्योंकि वो मोनोपोली चाहते हैं। आप देखिए कार्बन टैक्स लगाने जा रहे हैं वो, क्या मतलब है? दूसरी तरफ जो है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर नहीं कर रहे हैं हमसे पैसा ले रहे हैं, हमसे दुकानदारी कर रहे हैं। तो वहाँ कहाँ पे उनका इंटरेस्ट जो है ग्लोबल साउथ के साथ या वर्ल्ड के साथ खड़ा हुआ है, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड के साथ जा रहा है। तो अगर हम उनके साथ ज्वाइन करते हैं तो हमें नुकसान होगा, लेकिन हम ये भी मान रहे हैं कि वो हमारे बगैर नहीं रह सकते हैं। अभी इसी मीटिंग में बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जिस तरीके से फ्रांस और इटली ने हमारे साथ कॉपरेशन किया है, जितने मुद्दों पे बायलैटरल मीटिंग्स में जिस तरीके से बातचीत हुई है, उसमें भारत की पूरी सिचुएशन जाहिर है। और साथ ही साथ भारत ने अपना एक स्टैंड भी क्लियर कर दिया कि हम ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी किया और हमने जो है उनको एंडोर्स भी नहीं किया, ना उनकी बातों पे हमने कहीं कुछ कहा। तो वो टाइट रोप वॉक की बात करेंगे, लेकिन पहले अमन चुग, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है, G7 का हिस्सा होना चाहिए या G7 को न्योता मिलना चाहिए भारत को? क्योंकि ये जो हाई टेबल है जिसके ये जो 7 कंट्रीज पार्ट हैं, अगर आप देखिए इकोनॉमिक पोजीशनिंग में भी भारत 4 नेशन से ऊपर है, तो दे नीड अस।
अगर जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो रिफ्लेक्टिव है ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर G7 2030 तक जीडीपी के जापान से आगे जा चुका होगा, भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का टारगेट है, और उसके अलावा भी हमारा जो पॉपुलेशन है वो 65% आबादी 35 साल से कम है। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं वो हर तरफ से हमारा एडवांटेज है। नमस्कार है, जय हिंद मारिया जी। देखिए, मैंने ना 2-3 साल पहले भी ये जिक्र किया था, इसको थोड़ा मैं लिंकेज कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा जी। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, सऊदी ने एक तरह से जो पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट है उस पे एक तरह से रिन्यूअल नहीं किया। बैकडोर एंट्री, एक तरह से रशिया सऊदी की एंट्री बनी हुई है। यहां पे हमें यह समझना जरूरी है कि जो G7 कंट्रीज हैं, जो कि $45 ट्रिलियन वर्थ ऑफ इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें अगले 2 साल में हिंदुस्तान सिर्फ एक यूएस से पीछे रह जाएगा, बाकी सब 6 के 6 हमारे पीछे हो जाएंगे इकोनॉमिकली अगले 2 साल में। मैं 2030 की बात नहीं कर रहा, मैं अगले 2 साल की बात कर रहा हूं, क्योंकि सारी इकोनॉमीज का डाउन टर्न नीचे की तरफ है। यहां से पूरा फाइनेंशियल सिस्टम रीऑर्डर हो रहा है, जिससे कारण जैसे डॉलर हेजेमनी है, यूरो हेजेमनी है, पाउंड हेजेमनी है, धीरे धीरे करके आप समझिए ये जो करेंसीज का जो बोलबाला रहा है, जिसके तहत ये अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग कर पाए, वो अब आने वाले समय में नहीं होगा, क्योंकि अब अफ्रीकन नेशंस ने भी ग्लोबली अपना गोल्ड उनके वॉल्ट से विड्रॉ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है अब धीरे धीरे करके कॉमोडिटी बैग्ड करेंसी की तरफ मूव कर रहा है। ये मैंने 2-3 साल पहले जिक्र भी किया था। एंड अब देखो कि आज जहां ग्लोबली डोमिनेंस ऑफ सर्कुलेशन था डॉलर का, वो भी कम हो गया है। एक्चुअली कम हो या ना हो, अगर वो कम नहीं करेंगे तो हाइपर इन्फ्लेशन में मर जाएंगे। और आप देखो हाइपर इन्फ्लेशन में फंसे हुए हैं, चाहे यूएस है, यूरोप है, और रेट कट करेंगे तो फंसे, रेट बढ़ाएंगे तो वैसे ही फंसे। तो यहाँ पे जो ग्लोबल ऑर्डर जो दोबारा रीशिफ्ट हो रहा है, उसमें जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये कॉमोडिटी रिच कंट्रीज हैं, और अफ्रीकन नेशंस को ना तो वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर विश्वास है, ना चाइना के ऊपर विश्वास है, वहां पे उनको हिंदुस्तान के ऊपर विश्वास है। यानी कि वहां पे फोरम में चाहे वो G7 रखें, G8 बनाएं, हिंदुस्तान को लें, हिंदुस्तान को नहीं लें, वो हिंदुस्तान के बगैर नहीं चल सकते। ये एक पहला एंगल है। यानी फाइनेंशियल सिस्टम में उनको हिंदुस्तान की जरूरत है कि एक तरह से अफ्रीकन नेशंस को, रादर अभी किसी सज्जन ने ये भी बोला कि हम पर कैपिटा इनकम में $2000 है। डॉलर छोड़ दीजिए, पर कैपिटा गोल्ड में बताइए। हम हिंदुस्तानी जो हैं वो वर्ल्ड में सबसे टॉप पे हैं, एंड रादर हमारे पास तो रिकॉर्ड फिगर कहती है 30,000 टन। मैं तो कह रहा हूं हमारे पास इतना टन सोना है जो छुपे छुपे घर गृहस्थी में है, जो पर कैपिटा गोल्ड, और रादर जो पर कैपिटा गोल्ड या पर कैपिटा कमोडिटी साइड पे जो ग्लोबल रीऑर्डर शिफ्ट हो रहा है, इसमें आप देखना आने वाले समय में वेस्टर्न वर्ल्ड की हेजेमनी टूट रही है। दूसरा एंगल मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक्सट्रीम राइट विंग अपॉइंट हो रहे हैं धीरे धीरे करे यूरोपियन यूनियन में, एंड हम समझते हैं कि वहां के रिलीजियस लीडर्स ही अल्टीमेटली कॉलिंग द शॉट करते हैं, जिसको हम डीप स्टेट का नाम देते हैं। तो हमें ये मानना चाहिए कि आने वाले समय में हिंदुस्तान से वो पूछेंगे, मोदी गवर्नमेंट से वो पूछेंगे कि हम अपनी इकोनॉमिक पावर को कैसे ठीक कर सकते हैं। ये दोनों फोरम के कारण उनको कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को अपने साथ में रखना ही पड़ेगा, नहीं तो वो एक तरह से अफ्रीकन नेशंस की तरफ से जो कमोडिटी बैक्ड सिस्टम है वहां पे फंस जाएंगे, और नहीं तो ग्लोबल वॉर में तो वैसे ही अनलॉक होंगे। इसीलिए शायद एक इकोनॉमिस्ट की इस डिस्कशन में ज़रूरत थी, क्योंकि वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से पूरी चीज़ को समझा सकता है। एम्बेसडर सज्जनहार मुस्कुरा रहे हैं, तो लेकिन इसीलिए वो जो ग्लोबल साउथ पे जो एम्फेसिस है, कल प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट रूप से ग्लोबल साउथ की बात की। तो हम तो सबकी बात कर रहे हैं और सब मंचों पे कर रहे हैं, और उनकी अहमियत बताने के लिए तो G20 को G21 बता दिया गया। अगर ग्लोबल साउथ का कोई चेहरा है वो तो हिंदुस्तान अब बन गया है, तो फिर अगर इकोनॉमिक इम्बैलेंस की बात की जाए गोइंग अहेड, 1970 में एक ग्रुप बनता है जो शायद 2024 में रेलेवेंट नहीं हो। जी देखिए, दो चीजें हैं इसमें रेलेवेंस अगर हम देखना चाहते हैं। एक तो हम ग्लोबल तरीके से देखें, जो ग्लोबली उसका क्या रेलेवेंस है, और मैं समझता हूं जो चाहे इकोनॉमिकली उसका थोड़ा रेलेवेंस कम हुआ है, पहले 50% था जब वो सभी साथ में मिले, अब करीब 30% के आसपास है परचेजिंग पावर पैरिटी में, हाँ। परंतु स्ट्रेटेजिक टर्म्स में 45% घट करके हो गया है। जी जी, जीडीपी पहले 60% था, अब 45% पर आ गया है लोगों का पूरा कलेक्शन है, परंतु फिर भी आप देखिए इतना कम नहीं है। 45% इज स्टिल अ वेरी डिसेंट नंबर, आप कंपैरेटिवली वो करें। परंतु दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं मारिया, जो इसमें चाहे इकोनॉमिकली कम हुआ हो,
परंतु एज फार एज स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस आर कंसर्न, मिलिटरली, पॉलिटिकली, टेक्नोलॉजी, उसमें किसी हिसाब से कम नहीं है। वो अभी भी उसका बहुत ही ज्यादा उसका क्लाउड है और प्रोफाइल है। सो आई थिंक अगर ग्लोबली देखा जाए, G7 कंटिन्यूज टू बी अ वेरी रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा जो भारत के नजरिए से, देखिए भारत क्या चाहता है, हम वी आर प्रोग्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ विकसित भारत 2047। हमें क्या चाहिए, हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, उसी के बारे में प्रधानमंत्री ने भी बोला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें कैपिटल चाहिए, हमें मार्केट्स चाहिए। वो हमें कहाँ से मिल सकते हैं? वो हमको यूरोप से मिल सकते हैं, वो हमको अमेरिका से मिल सकते हैं, वो हमको G7 से मिल सकते हैं, वो हमको रूस से नहीं मिल सकते हैं, वो हमको चीन से भी नहीं मिल सकते हैं। सो इसीलिए अगर मैं समझता हूं अपने लिए भारत के लिए क्या सबसे फायदेमंद है, वो है G7 के साथ मुझे अपने संबंधों को बहुत अच्छा बनाना होगा। तीसरी बात है, जो अगर मैं कहूं, मैं अगर उनसे जाकर मिल लेता हूं, भारत अगर उनसे जाकर मिल लेता है, I think it is going to be a lose-lose proposition for both the G7 as well as India, क्योंकि भारत जो है वो उसका जो है, आपने अभी बताया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट्स हमने 2 ऑर्गेनाइज किए हैं और हम मुखर आवाज बनकर ग्लोबल साउथ की उभरे हैं। और G7 को भी ये पता चल गया है that without getting the global south on board they will not be able to move forward। उनकी अपनी जो है पहचान है, पहुंच है, वो उसको पूरा नहीं कर पाएंगे और वो खुद भी प्रयास कर रहे हैं। बट वन ऑफ द वेज टू रीच टू द ग्लोबल साउथ इज ऑल्सो इंडिया। देखिए उनको विदाउट इंडिया बिकमिंग अ मेंबर ऑफ G7 सारा जो फायदा है वो एसोसिएशन का वो उनको मिल रहा है, बिकॉज भारत को 5वीं बार लगातार इंडिया इज द ओनली कंट्री which has been invited किया जा रहा है। लेकिन G7 हिरोशिमा से लेकर G7 इटली तक बीच में इंडिया ने ऑर्गेनाइज कर दिया G20। तो रियलिटीज चेंज हो गई हैं, रियलिटीज डॉक्टर जाकिर हुसैन शिफ्ट हो चुकी हैं। G7 हिरोशिमा मैंने भी कवर किया, वहां पे जेलेंस्की जिस तरह से इस तरह से भी क्यूरियोसिटी थी और हीरो थे, उससे ज्यादा हिरोशिमा में इंडिया स्टोरी पर क्यूरियोसिटी थी जी। सब लोग वहां पर जानना चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या प्रपोजल लेकर आए हैं और क्यों नहीं स्टैंड ले रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर में। तो इंडिया को सब लोग देख रहा है, नजर इंडिया की तरफ है। उस वक्त से आज की रियलिटी में कितना फर्क है, और आप कैसे मानते हैं कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पे पहुंचे हैं, वो 3rd टर्म के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी जो पोजीशनिंग है वर्ल्ड लीडर्स में वो भी बहुत ही डिफरेंट है। अब एक तो कंटिन्यूटी की नज़र से है, दूसरी स्टेबिलिटी की नज़र से है। तो ये दोनों नज़रिए से भारत एक ऐसा डेस्टिनेशन की तरह से सामने आ रहा है कि दुनिया इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकती है। नंबर 2 जो है 88% ग्लोबल साउथ में 88% पॉपुलेशन आती है, उसकी अगर हम लीडरशिप लेते हैं, जैसे नॉन अलाइनमेंट में हम वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आवाज़ अगर हम उभर के आते हैं तो हमारी कहीं ना हर जगह सही कहा। अभी हम लोग का जो पूरा इकोनॉमिक पॉलिसी है वो नॉन अलाइन पर है। हाँ, 88% पॉपुलेशन ग्लोबल साउथ में है, तो अगर हम उसकी लीडरशिप लेते हैं हमारे पास और लेते हैं क्या हमने रिप्रेजेंट किया है, तो कहीं ना कहीं G7 जो कि परेशान है अपनी वर्चस्व स्थापित करने का, मोनोपोली करने के लिए, मार्केट के लिए, कैपिटल के लिए, रिसोर्स के लिए, ये कहाँ जाएगा? ये फर्दर इंडिविजुअल कंट्रीज को कांटेक्ट नहीं करेगा। वो चाहेगा कि एक लीडर आए, तो इंडिया इसमें सामने आ रहा, उनके सामने चाइना भी सामने खड़ा हुआ है। तो इंडिया को इस तरीके से, अब मैंने कहा कि इंडिया को एक वैल्यू बेस्ड सिस्टम इसने डेवलप किया है, ना तो ये चाइना के खिलाफ जाएगा, क्योंकि हमको जो है 20 साल की 2047 तक पीस चाहिए। उसके लिए हमको जो है चाहे जो डिप्लोमेसी की तरह, चाहे डायलॉग की तरह, चाहे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की तरह, चाहे जैसे भी डिटरेंस की तरह हमको मेंटेन करना है। और G7 के ऊपर कोई भरोसा भी नहीं किया जा सकता, कल हमारे ऊपर सेक्शन लगा दे। तो they are mostly non-reliable countries. That's very interesting. That's very interesting. हर्ष पंत, ये जो G7 nations है वो non-reliable भी हैं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई रिलायबल नहीं होता। आई थिंक वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट दैट कंट्रीज आर गोइंग टू, कोई रिलायबल नहीं होता। हाँ, तो उसमें चाहे वो रूस और चीन हो, चाहे G7 कंट्रीज हो, सब अपने अपने नजरिए से अपने अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। भारत को भी
अपने हितों को आगे बढ़ाना है। सवाल ये है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज और हमारे चैलेंजेस क्या हैं, उसके हिसाब से हमको डिसाइड करना है। और मुझे लगता है कि G7, जैसा अभी मास्टर सज्जनार भी कह रहे थे, हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमको वो कंट्री, हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप्स आप देखिए, एक इंडिविजुअल G7 कंट्रीज के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप कितने अच्छे हैं इस समय। फ्रांस हो, इटली हो, अमेरिका हो, जापान हो, कनाडा को आप छोड़ दें तो बाकी सारे देशों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे बायलैटरल हैं। तो उसमें चाहे आपको तकनीक चाहिए, कैपिटल चाहिए, फाइनेंस चाहिए, उसके लिए वो अवेलेबल हैं। दूसरी चीज बारे जो एक चीज मुझे लगता है, जो जिसका आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे, थर्ड टर्म में पहुंचे, अपनी थर्ड टर्म में गए, एक कंटिन्यूटी स्टेबिलिटी का मैसेज दिया। आप वहां पर दूसरे देशों की हालत देखिए, फ्रांस की हालत खराब है, इमैनुअल मैक्रोन ने अपना चुनाव घोषित कर दिया है। जर्मनी की हालत खराब है, यूरोपियन संघ के इलेक्शंस के बाद ओलफ शोल्स की घरेलू राजनीति में हालत खराब है। कनाडा में ट्रूडो हारने वाले हैं अगले चुनाव में, ऋषि सुनक हारने वाले हैं। तो जो उनकी डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं वो इस समय इतने बड़े हैं कि बहुत ज्यादा है। तो शायद भारत उसमें भी एक मैसेजिंग है। इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और मुकाबला में चर्चा जारी रहेगा। हमारा सवाल ये है कि G7 कब बनेगा G8, क्योंकि लगातार भारत को इनविटेशन आता रहा है कि आप G7 में पार्टिसिपेट करिए, लेकिन क्या भारत बनेगा एक सदस्य G7 का? इसी बात पर चर्चा जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं अब ब्रह्मा चिलानी जी के पास आऊंगी। ब्रह्मा चिलानी जी, भारत कोई भी गुट में जल्दी शामिल होने के लिए तैयार भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है अपने जो नॉन अलाइंड पोजीशन से सारे नेशन से एक डिप्लोमेटिक इक्वेशंस है। उस कॉन्टेक्स्ट में क्या रोल होगा गोइंग फॉरवर्ड? G7 की अगर उसमें देखिए, हमेशा इनविटेशन मिलता रहेगा, एजेंडा सेटिंग भी किसी तरह से होता रहेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर एक लाइन देते हैं AI फॉर ऑल, वो शायद हर जगह के न्यूज़पेपर्स में बिग हेडलाइन है। दुनिया में डिविजन्स बढ़ रहे हैं, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लोज का डायरेक्शन बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है। इस समय बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है दुनिया में, और जिस तरह से आप ये डिविजन्स को नेविगेट करते हैं, इससे आपके विदेश नीति पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में ये कोई आसान काम नहीं है कि आप अपना इंडिपेंडेंस रखें। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखना भारत के हितों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वेस्टर्न देश भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, जापान भी इम्पोर्टेंट है, साथ में रूस भी इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरह से भारत इस चैलेंज को एड्रेस करता है, वो इशू भारत के फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल है। तो अगर डायनामिक सिचुएशन है और तो फिर किस इशू पर ये ग्रुपिंग्स अब डिसाइड नहीं होगी, इफ नॉट इकोनॉमी? अमन चुग, इकोनॉमी ही डिसाइड करेगा कि किस बेसिस पर ये ग्रुपिंग होगी। जब 1970 में ये G7 बना, उस वक्त भी ये जो देश थे जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे स्ट्रांग थे, लेकिन अभी नहीं है। अब भारत 4 जो इसमें देश है उससे ऊपर है, जैसे कनाडा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस से बड़ी है भारत की अर्थव्यवस्था। इसको 2-3 एंगल से समझते हैं। देखिए, हमने वेस्टर्न वर्ल्ड से कहा कि हमें स्पेस टेक्नोलॉजी दे दो, उन्होंने नहीं दी, हमने अपनी बना दी, उनसे बेहतरीन बना दी। फिर भारत ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर, फिर हमने कहा कि ओके स्पेस टेक्नोलॉजी आपने नहीं दी, हमें डिफेंस इक्विपमेंट की टेक्नोलॉजी दे दो, नहीं दी, हमने उनसे बेहतर बना दी, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली आज हम उनसे कह रहे हैं भैया बायोफ्यूल से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके टेक्नोलॉजी से लेके, भैया हम पहले मांग रहे हैं, हमारे साथ सहायक बन जाओ, इकट्ठे ज्वाइंटली करते हैं, नहीं दोगे, नहीं ज्वाइंटली करोगे तो हम बना देंगे। और उनको समझ आता है कि ये बना दे। साथ में इसी एंगल से ये भी समझो, मेरे को याद है 2008 में जब ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, मैं वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के सीनियर पोजीशन पे रहा, और मैंने तब ये देखा डेरिवेटिव्स में, ट्रेजरी में,
कि वर्ल्ड में जो ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आया उसके बाद धीरे धीरे करके वेस्टर्न वर्ल्ड को ये समझ आएगा कि जो उनका एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स मॉडल है, जिसको वो कैपिटलिज्म कहते हैं या चाइना से कम्युनिज्म कहा जाता है, ये धीरे धीरे करके उनको पता है कि भैया कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का कोई फायदा नहीं, हर 5 साल के बाद रिसेशन आता है। तो अल्टीमेटली हिंदुस्तान के पास ऐसा कौन सा मॉडल था, भारत के पास ऐसा कौन सा मॉडल था कि लगातार 2000 साल 30% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी को उसने कंट्रीब्यूट किया बिफोर द मुगल्स इन्वेडेड इंडिया। एंड इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हम उसी मॉडल की तरफ मूव कर रहे हैं। और मैं आपको ये आंसर दोबारा लिंक करके दे रहा हूं कि जो चाइना और अमेरिका की शादी हुई थी ना चिमेरिका के नाम से, जो कि एक तरह से 1970 में, तो आप देखो वो शादी यूएस हर बार चेंज करता आया। पहले जर्मनी की ओर बॉम्बिंग करी और जापान की ओर बॉम्बिंग करी, जो कि जरूरत नहीं थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। फिर उसने गोल्ड की बैकिंग में डॉलर को बना दिया, 1970 में गोल्ड को गायब कर दिया। एंड अल्टीमेटली अब वो फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने चेंजेस करता रहेगा। और ये नेटो कंट्रीज को समझ है। अब मेरे पास यहाँ बस से हमें इतना NATO वक्त है कि countries का एम्बेसडर breakup- सज्जनहार अपना लास्ट कमेंट्स दे पाए। एम्बेसडर सज्जनहार। जी मारिया, मैं तो ये सोचता हूँ जो आपका पहला प्रश्न था उसका अगर मैं जवाब दूं, भारत डी जोरे G7 का मेंबर नहीं बनेगा, G8, बट डी फैक्टो जैसे हम करते रहे हैं पिछले 5 साल से लगातार न्योता मिल रहा है, और मेरे विचार से ये आता रहेगा, क्योंकि ये G7 के लिए आउटरीच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आजकल भारत, इंडिया हैज बिकम अ पार्टनर ऑफ चॉइस फॉर ऑल कंट्रीज। सभी देश चाहते हैं जो भारत के साथ संबंध अच्छे हों। और जैसे मैं कह रहा था, भारत केवल नॉर्थ और साउथ के बीच में ब्रिज नहीं है, इट इज ऑल्सो अ ब्रिज, जो आपने कहा, बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट, बिटवीन रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप। तो ये वाला रोल है, ये मेरे विचार से भारत इसको पूरा करता रहेगा। And I think it will be beneficial for India. It will be beneficial for peace, security, economic development, and growth in the world. Without being officially a big brother, एक ऐसी भूमिका जो इवॉल्विंग भूमिका है, जैसे ग्लोबल साउथ का अगर आवाज बन गया है भारत, तो इसलिए क्योंकि वहां पर म्यूचुअल रिस्पेक्टेबिलिटी से इक्वेशन बना है। तो इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशंस है। और जैसा ब्रह्मा चिलानी जी ने कहा, ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, वर्ल्ड इज चेंजिंग, जो पुराने ग्रुपिंग्स है वो भी बदल रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पर, ब्रह्मा चिलानी जी, अशोक सज्जनहार, अमन चोग और हर्षवी पंत। मुकाबला में बात यहीं तक, अगले हफ्ते फिर से आएंगे, एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार ये कोशिश G7 कर रहा है कि वो कैसे अपनी रेलेवेंस बनाए रखे। जो प्लेटफॉर्म एक समय 70% जीडीपी हुआ करता था, दुनिया का कंट्रोल करता था, वो आज 30% तक पहुंचता जा रहा है, नीचे आ रहा है, पॉपुलेशन वाइज नीचे आ रहा है। किसी भी आप एंगल से उसको अगर किसी भी डिटर्मिनेंट से देखेंगी तो उसमें आपको लगेगा कि इसकी आखिर इसका रोल क्या है। तो रोल मुझे लगता है जो ब्रह्मा ने कहा कि रोल इसका ये है कि अमेरिका की लीडरशिप में अमेरिका के क्लोज एलाइज एक साथ, जो एक समय सबसे महत्वपूर्ण देश हुआ करते थे, वो आज ग्लोबल गवर्नेंस को अपनी तरह से अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादातर अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। अगर हम उसमें जाते हैं तो हमारी बहुत से ऐसी वैल्यूज़ हैं जो उनसे मैच नहीं करती हैं। इस वैल्यूज़ को लेकर हम उनके साथ नहीं खड़े। किस तरह की वैल्यूज़? वैल्यूज़ हैं कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन की बात करते हैं, डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात करते हैं, वार की बात नहीं करते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, इकोनॉमिक सोशलाइजेशन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी का, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, टेक्नोलॉजी सभी के लिए होना चाहिए, इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर ऑल, AI कहा। तो और तमाम जैसे जो है सोलर अलायंस के लिए हमने बात की, बायोफ्यूल की बात की, तमाम तरीके से हम चाहते हैं कि पूरा डेवलप। तो वो नैरेटिव ये G7 को एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट है, क्योंकि वो मोनोपोली चाहते हैं।